जब मैं कॉलेज से एमए की पढ़ाई कर रही थी तब मेरे पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। स्वभाव से बहुत सरल थी। मैं सरलता से किसी के सामने अपनी बातें नहीं बताती थी। लेकिन परिवार में मुझे सभी बहुत प्यार करते थे। मेरा रंग सांवला था और मेरी लंबाई 5 फुट 6 इंच थी। मेरे भाई मेरी पसंद नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे और मेरे पिता भी जैसे कोई पिता अपनी लड़की के लिए एक राजकुमार जैसा पति ढूंढना चाहता है, ऐसे ही मेरे पिता भी मेरे लिए लड़का देख रहे थे। मैं अपनी बात खुलकर सिर्फ अपनी माँ के सामने ही बोलती थी। मैंने अपनी माँ से बोला था अभी मुझे शादी नहीं करनी है और पापा से बोल दो, लेकिन माँ ने भी बोल दिया कि तेरे पापा के आगे किसी की भी नहीं चलती है। फिर भी मैं बात करती हूँ और भाई भी चिढ़ाकर बोलते थे, ओए पागल, तू अपने ससुराल जाएगी तभी तो हम भी अपनी दुल्हनिया लाएंगे, वरना तू परेशान करेगी ना नंदिया बनकर। फिर मैं अपने भाइयों के पीछे भागती थी। चप्पल लेकर सारे घर में हम उछल कूद करते रहते थे, तीनों भाई बहन मिलकर। एक दिन पापा एक रिश्ता पसंद कर आए और फोटो भी साथ लेकर आए। पापा ने वह फोटो दोनों भाइयों रोहन और मोहन को दिखाकर बोले, लो देख लो अपनी बहन के लिए लड़का कैसा है। तब अजय ने बोला, पापा अभी बहन मेघा पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। तब पापा ने कहा, हाँ पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। लड़का दिल्ली विभाग में इंजीनियर है और ऊपर से सरकारी नौकरी है और देखने में भी बड़ा सुंदर है। मुझे लगता है मेघा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मेघा से तुम दोनों बात कर लेना। दोनों भाई चुपचाप पापा की हाँ में हाँ मिला दिए। फोटो लेकर दोनों भाई मेघा के पास पहुँचे और बोले, ओए देख, पापा तेरे लिए एक बकरा देख आए हैं, चिढ़ाते हुए बोले। पर मैं समझ गई थी कि वह किसी लड़के का फ़ोटो लेकर आए हैं। मैंने उनसे भी कहा कि अभी मुझे पढ़ना है। भाइयों ने कहा कि पापा किसी की नहीं सुनेंगे अब, और वैसे भी लड़का अकेला है और सरकारी जॉब करता है और दिल्ली में बड़ा सा घर है। अगर तू जॉब करना चाहेगी तो तुम वहाँ जॉब कर सकती है। तब मैं चुप हो गई और रात में वह फ़ोटो देखने लगी। तब मुझे भी लगने लगा कि शायद यही है मेरा राजकुमार। फिर अगले दिन पापा ने मुझसे कहा, बेटा परेशान मत हो, घर परिवार बहुत अच्छा है और वह तुम्हें जॉब करने से भी मना नहीं करेंगे और तुम भी अपना एक फ़ोटो दे देना। फिर मैं भी धीरे धीरे अपनी शादी के सपने संजोने लगी। फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी बड़ी धूमधाम से विनय से हो जाती है। एक तरफ मेरे लिए माँ बाप भाई से बिछड़ने का दुख था तो दूसरी तरफ नए घर में आने की खुशी थी। मेरे मन में एक हलचल सी मची हुई थी कि पता नहीं विनय का स्वभाव कैसा होगा और मेरे सास ससुर का नेचर कैसा होगा। बस इसी यही अधेड़ बुन में मेरे मन में आग लगी हुई थी कि तभी बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। तब मैंने बाहर आकर देखा कि विनय अपनी माँ का सर अपनी गोद में रखकर बहुत ज़ोर से रो रहा है और चिल्ला रहा है, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किसी से पूछने पर पता चला कि मम्मी बेहोश हो गई है और उनको यही बीमारी है और विनय उनके मुंह पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोचने लगी कि जो अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करेंगे, और यह सोचकर मैं फूली नहीं समा रही थी। जैसे तैसे सारा दिन निकल गया। आखिर वह पल आ ही गया जिस पल का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है। एक दूसरे के बारे में जानने की रात आखिर आ ही गई। जैसे ही विनय कमरे में आए मैं झट से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बेड पर बैठाया और पूछा कि मेघा तुम खुश तो हो। तब मैंने भी अपनी पलकें झुका कर कहा, हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने यह सब देखा कि आप अपनी माँ के लिए कितना चिंतित थे। जो व्यक्ति अपनी माँ के लिए इतना परेशान है वह मुझे कैसे दुखी देख सकता है। तब विनय कहा, मेघा मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है और सभी रिश्ते बाद में।
और अब तुम्हें भी यही करना है। जैसा मम्मी चाहेगी अब वैसा ही तुम्हें करना है और अपनी बिल्कुल नहीं चलानी है, कड़क शब्दों में कहा। एक बार के लिए मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि विनय ने मेरे बारे में तो एक बार भी बात नहीं की। तब मैंने भी कहा, हाँ हाँ मैं ज़रूर ऐसा ही करूँगी। आखिर मेरा भी तो फ़र्ज़ है अपने परिवार को खुश रखना। विनय भी यह सुनकर खुश हो गया। फिर कुछ देर बाद विनय तो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सोचने लगी, अगर सुबह देर से उठी तो सब क्या सोचेंगे। सुबह नहा धोकर मैं रसोई में पहुंच गई और सभी के पैर छुए। फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी जी क्या करना है। मम्मी जी बहुत स्ट्रिक्ट थी, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरी एक ननंद भी थी जो वह भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। धीरे धीरे मुझे वहाँ के सभी सदस्यों का स्वभाव पता चल गया। बस अब सारा दिन काम करते करते ही निकल जाता था। अगर कुछ गलती हो जाए तो मम्मी की आलोचनाएं सुननी पड़ती थी। अब तो बस इसी माहौल की आदत सी हो गई थी। रात को सोती तो बहुत रोना आता। विनय से भी मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। कुछ समय बाद मेरा भाई मुझे मायके लेने आया और मैं मायके चली गई। लेकिन मेरा स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। मैं शांत शांत रहने लगी थी। मेरी मम्मी मुझे देखकर बहुत चिंता करने लगी और पूछने लगी कि कुछ हुआ है क्या बेटा, तू इतनी शांत शांत क्यों रहती है, क्या कोई दिक्कत है, मुझे तो बता। पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है। दोबारा जाऊंगी तो कुछ माहौल बदला हुआ लगेगा। मैं सारा दिन विनय के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन फ़ोन नहीं आता था। अगर मैं करती तो मेरी सास बात क्या करती थी। अब धीरे धीरे मुझे यह सब खटकने लगा था और घुटन सी होने लगी थी। मेरा यह दर्द मेरे मम्मी पापा को साफ साफ दिखने लगा। अब कहे भी तो कैसे। फिर मैं अपनी ससुराल चली गई, लेकिन वहाँ का माहौल पहले से भी ज़्यादा बुरा था। विनय भी अब मुझसे बात भी नहीं करता था और वह अपनी माँ के गोद में सर रखकर ही सोता था। जब विनय ऑफिस से आते तो मैं पानी देने के लिए जाती तो वह नहीं लेता था और बोलता था कि मैंने अपनी माँ से बोला है, तुमसे नहीं। अपना दिमाग अपने मायके छोड़कर आई हो क्या। रात के समय में विनय का इंतजार करते करते सो जाती। सुबह उठकर देखती तो विनय मम्मी के कमरे में सोया हुआ मिलता। मेरे पूछने पर बोलते कि मुझे बचपन से वहीं पर सोने की आदत है। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। फिर घर में भूचाल सा आ जाता था और अब तो विनय मेरे पर हाथ उठाने लगा था। बात बात पर थप्पड़ जड़ने लगा था। मेरी जिंदगी बद से बदतर होने लगी थी। सारा दिन काम में लगी रहती थी, सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी और जरा सा इधर उधर कुछ हुआ तो ताने और गालियां ही सुनने को मिलती थी। एक दिन मैं सज धज कर विनय का इंतजार करने लगी और उनके आने पर उनके गले लगकर पूछने लगी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आपके घर वालों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो कहिए ना। इतना सुनते ही विनय का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और मुझे मारने लगा और बोलने लगा कि तुम मुझे मेरे परिवार के खिलाफ भड़का रही हो। मेरे रोने की आवाज़ किसी के दिल तक नहीं जाती थी। अब तो रोज़ का वही मारना पीटना चलता था। एक दिन मेरा भाई मोहन दिल्ली घूमने के लिए जा रहा था तो सोचा कि रास्ते में बहन का घर पड़ता है, उससे भी मिल लूँ। जब घर आया तो देखता है विनय मुझे मार रहे थे। तभी मोहन ने विनय का हाथ पकड़ लिया और जोरदार खींचकर विनय को थप्पड़ जड़ दिया और बोलता है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया। तब विनय की मम्मी बोलती है, जा ले जा अपनी बहन को, इसे हमारे माथे बांध दिया, ना शकल है ना सूरत। फिर विनय बोलता है, चले जाओ दोनों बहन भाई चुपचाप यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मोहन, अबे जा, मेरी बहन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेगी। चल बहन यहाँ से, अब हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। और दोनों बहन भाई वापस अपने घर लौट आते हैं। तब भाई मोहन बोलता है, पापा अब तो मन भर गया ना, बहन की ऐसी हालत देखकर। मना किया था अभी शादी मत करो। यह सब देखकर मेरे मम्मी पापा रोने लगे। अब धीरे धीरे 1 से 1.5 महीना भी हो चुका था, लेकिन ससुराल से कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन मुझे मितली और चक्कर आने लगे।
डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं एक बार विनय से बात करना चाहती हूँ, शायद हमारे रिश्ते को एक और मौका मिल जाए इस बच्चे की वजह से। ठीक है बेटा, एक कोशिश और करके देख लो। मैंने विनय को फ़ोन मिलाया। विनय ने कहा, हेलो कौन? मैं मेघा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन करने की? विनय ने चिल्लाते हुए कहा। तब मैंने कहा विनय से, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं क्या करूँ? अपना बच्चा लेकर अपने घर पर ही पड़ी रहो, पता नहीं किसका बच्चा मेरे माथे मढ़ रही हो। विनय के ऐसे बोल सुनकर मैं हैरान रह गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह सब देखकर मम्मी पापा भी रोने लगे। कुछ दिन बाद मोहन को पोस्ट के द्वारा एक लेटर मिला। जब उसने वह खोला तो वह देखकर हैरान रह गया और उसके हाथ से वह लेटर नीचे गिर गया। मैंने उठाकर वह लेटर पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं बहुत डर गई। अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? अब मैं क्या करूँगी? मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। मेरे पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने फैसला ले लिया। अब मैं जो भी निर्णय लूँगा अपनी बेटी से बिना पूछे नहीं लूँगा। हमेशा उसका साथ दूँगा। जो वह बोलेगी अब वही करूँगा। रही दुनिया की तो आग लगे ऐसी दुनिया में, वह कुछ भी कहे अब मेरी बेटी के बारे में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी तू बता, तू अब क्या चाहती है अपने बच्चे और अपने बारे में? पापा मैं अब इस बच्चे को जन्म दूंगी। इसकी माँ और बाप अब मैं ही हूँ। मुझे दोबारा से शादी नहीं करनी है और उस जानवर से मुझे अब तलाक चाहिए। जैसा तुम कहोगी अब ऐसा ही करूँगा। बेटी मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मुझे माफ़ कर देना। नहीं पापा ऐसा मत कहो, आप लोगों की वजह से ही मुझे इतनी हिम्मत मिली है। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते तो मेरा क्या होता? धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे 9 महीने पूरे हो गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया जिससे मेरा और मेरी परिवार को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पापा ने उसका बड़े प्यार से नाम प्रिया रखा। धीरे धीरे प्रिया बड़ी होने लगी और पता ही नहीं चला कब वह 5 साल की हो गई और मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचिंग करने लगी। प्रिया कभी कभी अपने पापा के बारे में मुझसे पूछती थी कि मेरे पापा कौन हैं, पर मैं जवाब देती भी तो क्या देती। उधर कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा था। एक दिन मैं प्रिया को कोर्ट में अपने साथ लेकर चली गई। वहाँ विनय और उनकी मम्मी आई हुई थी। विनय ने प्रिया की तरफ तिरछी नज़र से देखा और मुंह फेर लिया। यह सब प्रिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि उनके पिता ने उसे देखकर मुंह फेर लिया है। मैंने उसे बता दिया कि वह व्यक्ति तुम्हारे पिता है जिन्होंने मुझे ऐसे वक्त में छोड़ दिया था जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब फिर यह भी समझ गई थी कि उसके पिता अच्छे इंसान नहीं हैं। फिर उसके बाद प्रिया ने अपने पिता के बारे में कभी नहीं पूछा। वह छोटी सी उम्र में ही काफ़ी समझदार थी। फिर कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला सुनाया गया और मैं केस जीत गई। मुझे और मेरी बेटी को विनय की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल गया। मेरी सरकारी टीचर में भी नंबर आ गया। 10 साल बीत गए। एक दिन विनय का फ़ोन आया और वह माफ़ी मांगने लगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह मुझसे और मेरी बेटी से मिलना चाहता है। यह सब प्रिया सुन रही थी। उसने फ़ोन पर ही साफ मना कर दिया कि अब आपका हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए तभी मर गए थे जब आपने उन्हें छोड़ा था। इतने सालों बाद आपको अब हमारा ख्याल आया है। अब हमने अकेले रहना सीख लिया है। आपकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं। यह सब बोलकर प्रिया ने फ़ोन कट कर दिया। मुझे अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। समय और हालात व्यक्ति को उम्र से पहले ही समझदार बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।